हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मुद्रा और बैंकिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं। तो देखिए, मुद्रा क्या होता है। मुद्रा का मतलब क्या होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम कोई भी सेवा या वस्तु को खरीद सकते हैं। इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था। जब हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित में था। इसमें क्या होता था कि आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उस वस्तु को दे देते थे और उसके पास जो चीज़ था, जो आपको ज़रूरत था, वो आप ले पाते थे। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात आप हैं राम और आपके एक फ्रेंड है श्याम। आपको बुक ज़रूरत है और आपके श्याम को मोबाइल का चार्जर ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं, बुक के लिए आप श्याम के पास जाते और श्याम चार्जर के लिए आपके पास आता। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली काम करता था। लेकिन यह बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता था, क्योंकि लोगों के पास सभी की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले वस्तु का अभाव था। इसीलिए मुद्रा जैसी चीज़ों को बनाया गया जिसमें लोग आसानी से वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते थे और उसका उपभोग कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया मुद्रा के बारे में, और मुद्रा से रिलेटेड बैंकिंग भी है, क्योंकि मुद्रा जो लोगों के पास ज़्यादा होते हैं वो मुद्रा को बैंकिंग बैंक में जाकर जमा करते हैं। बदले में वो उसको ब्याज देता है, और बैंक बाज़ार को रेगुलेटिंग करने के लिए एक बहुत ही बड़ा संस्था होता है। ये जमा स्वीकार करता है एवं ज़रूरतमंदों को ऋण भी प्रदान करता है। तो देखिए, हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले इच्छाओं का दोहरा संयोग। तो इच्छाओं का दोहरा संयोग के अभाव के कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो प्रचलित में नहीं रहा, क्योंकि दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होता तभी वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करता, नहीं तो यह विफल हो जाता। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो इच्छाओं का दोहरा संयोग का मतलब को होता है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। दोनों पक्षों को यानी राम और श्याम दोनों को वस्तुओं को बेचने एवं खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इच्छाओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ धन के उपयोग के बिना सीधे माल का यानी वस्तुओं के आदान प्रदान किया जाता था, इच्छाओं का दोहरा संयोग की आवश्यकता पर आधारित था। ठीक है, तो वहाँ पर इच्छा होना चाहिए कि अगर उसके पास ये है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर मैं उसके लिए कुछ चीज़ प्रोवाइड करूँ तो वो बदले में हमें वो चीज़ देगा। तो इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा सा और टाइप का लगता था। तो मुद्रा के कार्य हम चलिए देखते हैं, क्योंकि मुद्रा के कार्य एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से मुद्रा के कार्यों को बताइए। तो देखिए, मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कार्य करती है, जिसमें इच्छाओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता समाप्त हो गई। ठीक है, तो यह एक मध्यवर्ती यानी एक माध्यम वस्तु के रूप में कार्य करता है, जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त ही कर डाला। खाते की एक सुविधाजनक इकाई है। खाते की एक सुविधाजनक इकाई है, इसमें हम आसानी से धन को संचय करके रख पाते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार। तो ये जो मुद्रा है यह सभी आसानी से स्वीकार करते हैं। अगर आप 10 रुपये के सिक्के लेकर या नोट लेकर किसी दुकान के पास जाते हैं तो वो आसानी से उससे स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है पेप्सी का और अगर आपने 1 किलो धान लेके गए तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो सार्वभौमिक स्वीकार वाला वस्तु नहीं था। और मूल्य का संचयन, इसमें हम मूल्य को क्या करके रखते हैं? संचय करके रखते हैं।
प्रकृति में गतिशील। जब मुद्रा के संदर्भ में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी जब कीमत बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। जैसे कि अभी आपको 100 रुपया लीटर मान लीजिए पेट्रोल चल रहा है हमारे भारत में, तो अभी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो चुकी है, क्योंकि पहले 2019 या 18 में 80 रुपये लीटर पेट्रोल चलता था। यानी 80 रुपये में 1 लीटर हमें पेट्रोल मिलता था, और वही अभी बढ़ के 100 रुपया लीटर हो गया। यानी 20 रुपये हमें ज़्यादा लग रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। यानी मुद्रा अब एक जो मुद्रा है वो उतनी मात्रा को नहीं खरीद पाएगा जो पहले वो खरीद पाता था। इससे मुद्रा की एक इकाई से किसी भी वस्तु की कम मात्रा खरीदने की अनुमति मिलती है। यानी अब हम उतने ही रुपए में कम मात्रा खरीदेंगे। अगर हमें ज़्यादा खरीदना होगा तो हमें ज़्यादा धन देना पड़ेगा। ठीक है। कैशलेस प्रकृति। कैशलेस प्रकृति का मतलब क्या होता है कि कैशलेस यानी हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैशलेस हो गया है। उदाहरण के लिए जनधन खाता, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ई वॉलेट और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्त स्विच। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया है, राष्ट्रीय वित्त स्विच। इसमें कैशलेस प्रकृति को अहम भूमिका प्रदान करने की अनुमति दी है कि भारत कैशलेस इंडिया की ओर अग्रसर हो। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के अभी हम आधुनिक रूप देखते हैं कि मुद्रा भी कई रूपों में मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। देखिए मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है मनी। तो कागजी नोट और सिक्के। वर्तमान में आप देखें कि सिक्कों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार 1 रुपये से लेकर अभी 200 रुपये तक की सिक्के को लॉन्च किया है। तो सिक्कों, देखिए अच्छा एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि कागज़ और सिक्के, जो कागजी नोट है, सिक्के है, इनमें से किसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में उतारा जाए, कागजी नोटों को या सिक्के को? तो मेरे अनुसार कागजी नोटों को उतारना चाहिए, क्योंकि इससे खर्च भी कम पड़ती है एवं जो हमारे पास संसाधन है, जैसे कि सिक्कों को बनाने के लिए हमें मेटल की आवश्यकता पड़ती है, वो कम हो पाएगा। और कागज़ जो कि है कुछ पेड़ों को काटने के बाद ही वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कागजी नोटों को ही ज़्यादा रेफरेंस देना चाहिए। तो कागजी नोट और सिक्के, इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मुद्रा देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है। क्योंकि मुद्रा जो है देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है। मुद्रा जो कि नोट और सिक्के हैं को इसलिए फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी कहा जाता है मतलब फिएट मनी कहा जाता है, इसके कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। फिएट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इतिहास में जब राजाओं द्वारा मुद्राओं का प्रकाशन किया जाता था, तो मान लीजिए कि उसका सिक्का यानी जो सोने का सिक्का बनाया जाता था, वो जितना सोना का प्राइस था उतना ही प्राइस का वो सिक्का भी बनाता था। लेकिन अभी एक कागज़ के टुकड़ा पर लिख देता है कि यह 2000 का नोट है। क्या उस कागज़ का मूल्य है, कागज़ का मूल्य है 2000? नहीं, सिर्फ वहाँ लिखा हुआ है कि यह 2000 तक के वस्तुओं को खरीदने में सक्षम है, इसीलिए उसको 2000 का हम नोट कहते हैं। तो इसे हम फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी का मतलब क्या होता है कि उसके जो आंतरिक मूल्य है वो कम होता है, आंतरिक मूल्य उसका नहीं होता है, इसको हम फिएट मनी कहते हैं। और जिसका आंतरिक मूल्य होता है उसको हम, चलिए देखेंगे, इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। लीगल टेंडर यानी सरकार की अनुमति के बाद ही इसे मार्केट पर रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें देश के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन-देन के निपटने के लिए अस्वीकार नहीं किया जाता है। अगर आपके पास अभी 100 रुपये या 200 रुपये कोई भी सिक्का है या नोट है,
तो वहाँ पर सिक्का में तो नहीं, लेकिन नोट पे देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को 1000 या 100 रुपये देने का वचन देता हूँ या अदा करता हूँ। तो वो क्या वो बोल रहा है कि आप इस कागज़ के माध्यम से उसे 100 रुपये का सामान दे दीजिए। भारत सरकार सिक्के और नए रुपए के नोट जारी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। 1 रुपये के नोटों को छोड़कर बाकी जितना भी नोट है सब आरबीआई द्वारा छपा जाता है। तो 1 रुपये के नोट कौन छापता है? तो 1 रुपये के जो नोट है वो वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। ठीक है। बैंकों में जमा के रूप में धन, बैंकों में जो जमा के रूप में धन है इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूँ, ये असामान्य हमें लग रहा है। चलिए अब सही है। अब सही है। तो बैंकों में जमा के रूप में धन, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आप बैंक गए अपने पासबुक लेकर और कभी भी किसी भी समय, यानी जब बैंक का ऑफिस वर्क चल रहा है उस समय आप अगर पासबुक लेकर चल जाते हैं और लिख कर देते कि मुझे 1000 रुपया दीजिए, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तब, अगर आपके अकाउंट में पैसा है और अगर आप उसका डिमांड करते हैं कि मुझे 1000 रुपया चाहिए, लिख कर देते हैं फॉर्म भर के, तो वो आपको दे देता है। तो इससे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी बैंक खातों में जमा राशि को मांग पर निकाला जा सकता है। इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट मैक्सिमम भारत में ही चलता है। टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास पैसा मान लीजिए 1 लाख, आपने फिक्स कर दिया कि हम इतने तारीख को निकालेंगे इतने साल बाद, तो इससे हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो इसके बदले में बैंक जो होता है, जो जमा करता होता है, यानी मान लीजिए आप बैंक में जाकर 1 लाख रुपए जमा कर दिए 10 साल के लिए, तो उसके बदले में बैंक आपको ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज देता है, क्योंकि वो आपके पैसे को, देखिए ये डिमांड डिपॉजिट कैसे ये फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। आपने बैंक में जाकर 1 लाख रुपए को कर दिए जमा 10 साल के लिए, तब वो आपके पैसे को सरकार को दे देगा, कोई इंडस्ट्री वर्क या फिर मैन्युफैक्चरिंग कार्य या फिर कोई विकास कार्य के लिए दे देता है सरकार को, या कोई थर्ड पार्टी को दे देता है। और उसके बदले में जो उससे मतलब उसको कार्य करने के लिए दे देता है, और वहाँ से जो उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के बदले में आपको कुछ वो ब्याज देता है। समझ गए हैं? तो इस प्रकार फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट कार्य करता है, क्योंकि 10 साल बाद जब आप पैसा लेने आएंगे तब आपके पैसे से वो कई गुना पैसे का निर्माण कर लेता है। उस पैसे को वो कहीं दूसरे जगह पर लगा देता है, जिससे धन अर्जित होता है, और उसका कुछ ही परसेंट आपको ब्याज के रूप में वो देता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जमा को एक निर्धारित समय अवधि के बाद निकाला जा सकता है, अर्थात जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी, अन्यथा जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं का मतलब, अगर आप बोले कि मैं इस पैसे को 10 साल बाद निकालूंगा और किसी कारणवश आप उसे 5 ही साल में निकाल दिए, तो आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि बैंकों में जमा के रूप में धन के प्रकार के धन जमा किए जाते हैं। तो एक डिमांड डिपॉजिट हुआ, जब चाहे आप बैंक में जाकर अपने धन को निकाल सकते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट यानी एक निर्धारित समय के बाद ही आप जाकर धन को निकाल पाएंगे, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं NRI या फिर IPO द्वारा बनाए गए खाते। तो NRI का मतलब क्या होता है? वे लोग NRI पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, NRI का मतलब होता है वे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में जाकर रहते हैं। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड रमेश भारत का है लेकिन जाकर अमेरिका में काम कर रहा है, और भारत में कोई वो खाता खुलवाता है, तब वैसे स्थिति में क्या करना होता है। या फिर PIO
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, चलिए ये हम देखते हैं। तो देखिए विदेशी मुद्रा अनिकासी खाता, विदेशी मुद्रा अनिकासी खाता, इसको हम क्या कहते हैं, FCNR कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, FCNR कहते हैं। खाता किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में विशेष रूप से सावधिक जमा के रूप में रखा जा सकता है। ब्याज और मूलधन दोनों ही गैर कर योग्य है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यानी जो ब्याज है या फिर मूलधन है, दोनों ही गैर कर योग्य है, उसमें किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाता है। अगर आप अमेरिका के निवासी और भारत में खाता खोलते हैं तो उसमें ब्याज भी नहीं देना होता है, ब्याज पर भी कर नहीं दिया जाएगा और ना ही मूलधन पर, जो कि आप जितना जमा करते हैं उसको मूलधन कहते हैं। मूलधन का मतलब क्या होता है, अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो उसको मूलधन कहेंगे, और जो 10 लाख के बदले में आपको कुछ रुपए मिलेगा उसको हम ब्याज कहते हैं। तो NRI यानी गैर निवासी बाहरी खाता, गैर निवासी बाहरी खाता, तो भारतीय रुपये में उपलब्ध यह खाता चालू बचत, आवृत्ति या सावधि जमा के रूप में ले सकता है। ब्याज और मूलधन गैर कर योग्य है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है। गैर निकासी साधारण खाता यानी NRO, तो भारतीय रुपये में उपलब्ध यह खाता चालू बचत, आवृत्ति या सावधि जमा के रूप में लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन प्रदान करता है यानी ये कोई फिक्स नहीं होता है। मूलधन और ब्याज कर योग्य होते हैं, इसमें आपको कर देना होगा, इसमें आपको क्या देना होता है, कर देना होता है, जबकि वो इन दोनों में बिना कर के ही आप इस खाता को खोल पाते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कर योग्य होता है कौन सा खाता, गैर निवासी साधारण खाता, ये कर योग्य होता है, इसके बदले में आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। गैर निवासी बाहरी खाता, ये इसमें आपको कर देना नहीं पड़ेगा। और एक क्या था, एक था विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता, इसमें भी आपको कर देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं चेक के बारे में। चेक जो कि थोड़ा अमीर लोग ही इसका यूज़ कर पाते हैं। तो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाला एक कागज़ होता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। ठीक है, तो यह क्या होता है, कागज़ होता है जिसमें लिख दिया जाता है कि हमें इतना रुपए दे दिया जाए। बचत या चालू खातों पर आहरित चेक को कोई भी मना कर सकता है। यानी मुद्रा जो होता है, मुद्रा को कोई लेने से अगर मना करेगा तो उसे कानूनी कार्रवाई के द्वारा जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर चेक को कोई लेने से मना कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अस्वीकार योग्य होता है। इसको अस्वीकार भी किया जा सकता है क्योंकि मांग जमा लीगल टेंडर नहीं है। क्योंकि मांग जमा क्या है, लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर केवल मुद्रा होता है। लीगल टेंडर यानी सरकार की अनुमति पर ही उसे छपा जाता है या फिर प्रकाशित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो कि एक ऑनलाइन मुद्रा होता है, वर्चुअल होता है, इसे कोई देख नहीं पाएगा। तो डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी का एक रूप है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। तो क्रिप्टो करेंसी किस पर आधारित, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम पर आधारित है और आमतौर पर यह ब्लॉकचेन जो होता है उस तकनीक पर आधारित एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करती है। उल्लेखनीय उदाहरणों में बिटकॉइन हो गया, लिटकॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, डॉगकॉइन हो गया और बिटकॉइन, ये दोनों सेम ही लिख दिया गया है कि बिटकॉइन केस शामिल है। तो ये आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बताओ कि डॉगकॉइन या लिटकॉइन क्या है। तो ये दोनों क्रिप्टो करेंसी के क्या है, क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स है यानी प्रकार है। दिनेश शर्मा समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिनेश शर्मा समिति ने क्रिप्टो करेंसी को भारत पर
बैन लगाने की सिफारिश की थी। बिटकॉइन किसी बैंक या सरकार से जुड़ी नहीं है, यह किसी बैंक से या फिर सरकार से जुड़ी हुई नहीं है और उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से पैसा खर्च करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसलिए इसको बैन करने की अनुमति दी है, सिफारिश दी है, सॉरी। बिटकॉइन पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज या प्राप्त कर सकता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो इतने रुपए लेकर। तो इस पर उसका डिमांड बढ़ जाता है, वो डिमांड एवं सप्लाई पर ही काम करता है। एक ही बिटकॉइन होता है लेकिन वो जितने लोगों से होकर गुजरता है उसका प्राइस बढ़ता ही जाता है। ऑनलाइन भुगतान किसी भी पक्ष को दूसरे की पहचान बनाने बिना भेजा जा सकता है, यानी ऑनलाइन भुगतान किसी भी पक्ष को दूसरे की पहचान जाने बिना भेजा जा सकता है। यानी यह जो कि है ब्लैक मनी के रूप में भी इसको सर्कुलेट किया जा सकता है। ये देखिए ना, इसमें क्या लिखा है कि दूसरे की पहचान जाने बिना भी इसे भेजा जा सकता है, यानी टेरर फंडिंग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए भारत में इसे क्या कर दिया गया है, बैन किया गया है। नॉन फिजिकल टोकन, नॉन फिजिकल टोकन का मतलब क्या होता है, यह डिजिटल परिसंपत्ति के स्वामित्व को स्थापित करने और स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक अलग क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति के रूप में कार्य करता है। कौन, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो बस, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, केंद्रीय बैंक CBDM, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा क्या है, किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप जैसे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से नकद की तरह ही है लेकिन डिजिटल रूप में होता है। ठीक, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मुद्रा को डिजिटल रूप में अगर बनाया जाएगा तो इसकी मुद्रा की बनावट खर्च बहुत ज़्यादा जो कि होती है उसको कम किया जाएगा। और मुद्रा के प्रकाशन में जो पेड़ लगते हैं, कागज़, एक्चुअल में कागज़ होते हैं, तो उस कागज़ की कटाई भी कम हो जाएगी। कागज़ यानी पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी। तो डिजिटल मुद्रा को प्रोत्साहन देना चाहिए। ई मुद्रा क्या हो, अब चलिए देखते हैं ई मुद्रा। ई मुद्रा का मतलब क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लीगल टेंडर पर एक डिजिटल मुद्रा जिसे पारंपरिक फिएट मुद्रा के साथ बदला जा सकता है, यह ई मुद्रा कहलाता है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रकार, सामान्यतः उपयोग के लिए खुदरा ई मुद्रा और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए थोक CBDT लागू करता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने मुद्रा और बैंकिंग के मुद्रा के कार्यों के बारे में पढ़ लिया कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। तो मुद्रा के कार्यों को चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुद्रा विनियमन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। खाते की एक सुविधाजनक इकाई है, सार्वभौमिक स्वीकार है। मुद्रा का संचयन किया जाता है, प्राकृतिक में गतिशील होता है और कैशलेस प्रकृति का होता है। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या होता है, मुद्रा के आधुनिक रूप जो होता है वो होता है फिएट मनी होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। इसका हम लोग देखिए क्रिप्टो करेंसी चेक के बारे में देख लिए। और फिर दिनेश शर्मा समिति जो कि मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया था। नॉन फंजिबल टोकन के बारे में पढ़े, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पढ़ें और ई रुपये के बारे में पढ़ें। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे धन की मांग और आपूर्ति, यानी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। तो मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, लेन देन के लिए इसकी मांग की जाती है। सट्टा यानी जुआ के लिए इसकी मांग की जाती है। तो ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए।